दोस्तों आज की इस लीगल वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे अगर कोई शख्स आपको चेक इशू करता है और आप मुकर्रर तारीख को बैंक में चेक को कैश करवाने के लिए ले जाते हैं तो अगर ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस आपका चेक जो है वो कैश नहीं होता या डिसऑनर हो जाता है या बाउंस हो जाता है या चेक को मुस्तरद कर दिया जाता है तो आप चेक इशू करने वाले के अगेंस्ट कौन कौन सी रेमेडीज अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। देखें, आमतौर पर चेक जो है कर्ज की अदायगी के लिए इशू किया जाता है, फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन या फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन, किसी भी लायबिलिटी को पूरा करने के लिए चेक इशू किया जाता है, या तो कर्ज की अदायगी के लिए या किसी भी लायबिलिटी को पूरा करने के लिए चेक को इशू किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपने किसी को कार बेची हो या घर बेचा हो तो जिसने कार खरीदी हो, परचेज की हो, वो आपको अगर चेक दे देता है बदले में और वो ये कहता है मुकर्रर तारीख को फलां तारीख को ये चेक कैश हो जाएगा, तो ये उसकी लायबिलिटी है परचेजर की कि मुकर्रर तारीख को वो चेक कैश हो। अगर वो चेक कैश नहीं होता तो वो लायबिलिटी से भाग रहा होता है। अगर वो चेक कैश नहीं होता, डिसऑनर हो जाता है, तो फिर आप चेक इशू करने वाले के खिलाफ कौन कौन सी रेमेडीज अवेल कर सकते हैं। देखें, जब आप चेक को बैंक में प्रेजेंट करते हैं तो अगर ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस या डोरमेंट अकाउंट होने की वजह से या अकाउंट एक्टिव ना हो, चेक मुस्तरद हो जाए, बाउंस हो जाए, डिसऑनर हो जाए, तो फिर बैंक की इंतजामिया आपको डिसऑनर स्लिप बना के देती है, आपको रिटर्न मेमो देती है, जिसको आपने लेकर फौरी तौर पर थाने में मुकदमे के इंदराज के लिए फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर नहीं चले जाना। सबसे पहले आपने जिसने आपको चेक इशू किया उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन 30 के तहत आपने लीगल नोटिस भेजना है, जो कि 90% लोग लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ऐसा नहीं करते। आपने सबसे पहले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन 30 के तहत जिसने आपको चेक इशू किया उसको लीगल नोटिस भेजना है। मैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को भी ज़िम्नन आपको बताता चला जाऊं, ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है ये एक ऐसी दस्तावेज होती है, ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो इस बात की गारंटी देता है कि आपकी पेमेंट फलां तारीख को अनकंडीशनली आपको मिल जाएगी, यानी कि जमानतनामा होता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बिल ऑफ एक्सचेंज भी आता है, प्रो नोट भी आता है, चेक भी आता है। चेक चूंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ही एक किस्म है, इसलिए सबसे पहले आपने जिसने आपको चेक इशू किया उसको आपने लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 30 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत भेजना है, जिसमें आप ये लिखेंगे ऐसे ऐसे आपने मुझसे कर्ज लिया था या आप पे कोई लायबिलिटी जिसे आपने पूरा करना था वो नहीं की, आपने जो चेक दिया है वो डिसऑनर हो गया है। चेक का आपने हवाला लिखना है, आपने उस बैंक का भी हवाला लिखना है जिसका वो अकाउंट हो, आपने उस ब्रांच का भी हवाला लिखना है और साथ में आपने डिसऑनर जो स्लिप उसकी कॉपी भी लगानी है और साथ में आपने कहना है कि इस नोटिस की वसूली के 10 या 15 दिन के अंदर अंदर आप मेरी पेमेंट वापस कर दें या जो आप पे लायबिलिटी थी उसे आप पूरा कर दें, बसूरत दीगर आपके खिलाफ क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग का मैं आगाज कराऊंगा। 20% केसेस में जब आप लीगल नोटिस भेजते हैं आपकी पेमेंट आपको मिल जाती है। अगर फिर भी आपकी पेमेंट आपको वापस ना मिले तो फिर आप मुकदमे की रजिस्ट्रेशन के लिए आप थाने में एप्लीकेशन गुजार सकते हैं। फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर आप उस थाने में भी एप्लीकेशन दे सकते हैं जिस थाने की हदूद में आपका बैंक अकाउंट हो, और आप उस थाने की हदूद में भी एप्लीकेशन दे सकते हैं जिस थाने की हदूद में जिसने आपको चेक इशू किया उसका भी अकाउंट हो। यानी ये आपकी जो है वो कन्वीनियंट के लिए जिस भी जगह पे आपको बेहतर लगे आप उस जगह पे मुकदमे के इंदराज के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। और एप्लीकेशन में आप ये लिखेंगे ऐसे ऐसे आपने कर्ज की अदायगी के लिए या कोई लायबिलिटी को पूरा करने के लिए मुझसे पेमेंट ली थी और आपने ये चेक दिया था जो कि मुकर्रर तारीख को डिसऑनर हो गया है, और उसकी आप जो है वो डिसऑनर स्लिप की कॉपी भी साथ लगाएंगे और साथ में आप लीगल नोटिस की भी कॉपी लगाएंगे और साथ में आप ये कहेंगे कि ये जो चेक था जब डिसऑनर हो गया मैंने मुलजम से रब्ता भी किया, उससे कहा कि आप मेरी पेमेंट वापस कर दें, लेकिन उसने पेमेंट वापस नहीं किया। आप उसमें यह भी हवाला दें कि मैंने लीगल नोटिस भी भेजा है। तो उसके बाद अगर जो है एसएचओ आपकी दरखास्त पर कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर कर दे तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर वो नहीं करता तो आप उस एसएचओ के हाई अप्स के पास जाएंगे, आप उस एसएचओ के एसपी कंप्लेंट के पास जाएंगे, जिसे आप जाकर कहेंगे कि आपके हदूद में फलां जो एसएचओ है उसे मैंने मुकदमे के इंदराज के लिए एप्लीकेशन दी थी, ये उसका डायरी नंबर है, उसके बावजूद वो मेरी दरखास्त पर कार्रवाई नहीं कर रहा। तो 50% केसेस में अगर एसपी कंप्लेंट को लगे कि आपकी जो कार्रवाई दरखास्त पर होनी चाहिए तो फिर वो आपका मुकदमा दर्ज रजिस्टर करा देता है।
लेकिन अगर फिर भी मुकदमा दर्ज रजिस्टर ना हो तो आप अपने वकील के जरिए सेशन कोर्ट में 22 से 22B CRPC की जो है वो पटिशन फाइल करेंगे, जिसमें अगर सेशन जज को लगता हुआ कि मुकदमा दर्ज रजिस्टर्ड होना चाहिए तो फिर जो सेशन जज साहब होंगे वो मुकदमे की डायरेक्शन का ऑर्डर कर देंगे। जब मुकदमा दर्ज रजिस्टर्ड हो जाता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR हो जाती है, उसके बाद जो 70% लोग अब ये सोचते हैं अब चूंकि हमारा मुकदमा दर्ज रजिस्टर्ड हो गया है, अब तब तक जो है वो मुलजम मेरी पेमेंट वापस नहीं करता तब तक उसकी बेल नहीं होगी। ऐसा नहीं है। ये जो 489F है PPC का, ये पीनल क्लॉज है, ये रिकवरी क्लॉज नहीं है। इस क्लॉज का मतलब ये है अगर कोई बंदा डिसऑनेस्टली चेक इशू करता है तो सजा देनी है, उसे पनिशमेंट देनी है। तो 489F की जो पनिशमेंट है वो 3 साल तक की सजा है, जुर्माना भी साथ हो सकता है, ये दोनों सजाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। यानी ये जो 489F है ये पीनल क्लॉज है, ये रिकवरी क्लॉज नहीं है। इस पर्चे के डर से अगर मुलजम आपकी पेमेंट आपको वापस कर दे या आपसे पैचअप कर ले या कुछ पेमेंट आपको दे दे बाकी का टाइम कर ले तो ये अलग बात है, लेकिन इस सेक्शन का वाहद मकसद सोल एम यही है कि जिसने डिसऑनेस्टली बददयांती से चेक इशू किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। 70% केसेस में जब FIR दर्ज करा देते हैं तो इस डर से कि मुलजम को डर होता है कि वो जेल ना चला जाए, आपको पेमेंट कर देता है। अगर फिर भी पेमेंट अगर आपको ना करे तो बेस्ट रेमेडी जो है वो ये है कि आप जो है रिकवरी का सूट फाइल करेंगे ऑर्डर 37 CPC के तहत। आप ये रिकवरी का सूट फाइल कर लेंगे। अगर आप बैक वक्त दोनों कार्रवाई सिविल और क्रिमिनल इकट्ठी कर देंगे तो जल्दी आपकी जो है पेमेंट आपको मिल जाएगी। ये दोनों कार्रवाई जो है वो बैक वक्त भी हो सकती है, साइमल्टेनियसली भी हो सकती हैं। बहरहाल बेस्ट फॉर्म जो है वो रिकवरी सूट का ये ऑर्डर 37 CPC के तहत आप डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की कोर्ट में रिकवरी सूट फाइल करेंगे। जब सूट आप फाइल करेंगे तो जो डिफेंडर जो कि FIR में आपका मुलजम होगा उसको नोटिस जाएगा, तो नोटिस की वसूली के 10 दिन के अंदर अंदर जो डिफेंडेड होता है, जो मुद्दा अलह होता है, उसने लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन कोर्ट में गुजारनी होती है। और ये लिखा है सेक्शन 159 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में, जिसमें ये लिखा है कि जब जो डिफेंडेड होता है वो रिकवरी सूट में ऑर्डर 37 के दावे में जब वो जो है वो नोटिस वसूल कर लेता है तो उस सम्मन की वसूली के या नोटिस की वसूली के 10 दिन के अंदर अंदर वो जो है लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन गुजारेगा। अगर 10 दिन गुजर गए तो फिर उसका राइट उससे कोई नहीं मिलेगा। बहरहाल 10 दिन के अंदर अंदर जब डिफेंडेड होगा वहाँ केस में रिकवरी सूट में लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन गुजारेगा तो उसके बाद सेशन जज साहब की डिस्क्रिप्शन होगी कि इसको लीव टू डिफेंड का मौका मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। आम रिकवरी सूट में, आम सिविल के केस में एज अ मैटर ऑफ राइट रिटन स्टेटमेंट का डिफेंडेंट का हक होता है, जबकि ऑर्डर 37 के दावे में ये जज साहब की डिस्क्रिप्शनरी पावर होती है कि वो डिफेंडेंट को जो है वो रिटन स्टेटमेंट का मौका दे या ना दे। जब वो बंदा मुलजम जो डिफेंडेंट होता है, मुद्दा लय होता है, वो लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन गुजारेगा, उसके बाद जज साहब को लगेगा कि इसको लीव टू डिफेंड का मौका मिलना चाहिए तो फिर वो अनकंडीशनली भी मौका दे सकता है, कंडीशनली भी मौका दे सकता है। आमतौर पर जज साहब कंडीशनली मौका देते हैं, जिसमें ये कहते हैं अगर जितने का चेक हो, मिसाल के तौर पर 50 लाख अगर चेक है तो 50 लाख की छोटी बॉन्ड वो तलब कर सकता है, जमानतनामा तलब कर सकता है। अगर तो डिफेंडेंट वो कंडीशन फुलफिल कर देता है तो फिर उसे रिटन स्टेटमेंट का हक दे दिया जाता है। अगर वो कंडीशन फुलफिलमेंट नहीं करता तो फिर उसकी जो दरख्वास्त होती है वो खारिज कर दी जाती है और उसके बाद प्लेंटिफ की एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद, उसके गवाहान की रिकॉर्ड होने के बाद एविडेंस वो दावा डिग्री कर दिया जाता है। अगर लीव टू डिफेंड का मौका मिल जाए तो उसके बाद जो डिफेंडेंट होता है अपनी रिटन स्टेटमेंट देता है, उसके बाद इशू फ्रेम्स होते हैं। इशू जो होते हैं वो तनकीहात से कहा जाता है उर्दू में। इशू क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर भी होता है, इशू क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर भी होता है और मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर भी इश्यूज होते हैं। जब इशू फ्रेम होते हैं उसके बाद जो प्लेंटिफ होता है उसको कहा जाता है कि आप जो है वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस दें, वो एविडेंस रिकॉर्ड कराता है। जो प्लेंटिफ होता है उसके गवाहान जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड करवाते हैं। उसके बाद जो डिफेंडेंट होता है उसके एविडेंस रिकॉर्ड होती है, उसके बाद उसके जो गवाहान अगर हो उसकी एविडेंस रिकॉर्ड होती है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद दोनों वकला साहिबान की बहस सुनकर डिफेंडेंट साइड वाले वकला साहिबान की और प्लेंटिव साइड वाले वकला साहिबान की जो बहस सुनकर दावे का आर्डर फरमा दी जाता है। नॉर्मली इनमें दावा डिग्री ही होता है। डिग्री होने के बाद एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल होती है, उसमें जो है वो पैसे रिकवर हो जाते हैं। बहरहाल ये दो रेमेडीज हैं आपके पास।
अगर चेक कैश नहीं होता, डिसऑनर हो जाता, तो आप चेक इशू करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी कर सकते हैं और सिविल रेमेडी भी अवेल कर सकते हैं। आप दोनों रेमेडीज इकट्ठी भी अवेल कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर करें। अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को भी लाइक करें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।